बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, हमने कल एक प्रोग्राम किया था लाइट हेल्थ काउंसिल के बारे में, और जिसमें डिस्पेंसर टेक्नोलॉजिस्ट उनको जो है वो प्रैक्टिस करने की इजाज़त के हवाले से जो है वो बात की थी। और उसमें ये भी हमने कहा था कि उनको डिस्पेंसरी और जो है वो क्लिनिक खोलने की इजाज़त है। ये काउंसिल की जानब से जो है वो एक मरासला या मिनट्स ऑफ मीटिंग सामने आए थे, जिसमें ये सारा कुछ लिखा गया था। और इस मामले के ऊपर हमने जो है वो लाइट हेल्थ काउंसिल के मामले के ऊपर जो है वो उनकी जो तंजीम है लाइट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन, उनको भी लिया था, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया था। तो इस पूरे मामले के ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बरपा है कि ये क्या हो चुका है। तो हमने कोशिश की आज कि हम ना इस पूरे मामले के ऊपर आपको हक़ाइक़ बताएं, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, ख़ास तौर पर जो मरीज़ों का इलाज मुआवजा करते हैं और शोबा सेहत और जिनकी मुख्तलिफ़ काउंसिल्स बनी हुए हैं, खा वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों या लाइट हेल्थ काउंसिल्स हों, इनके ऊपर आज हम बात करेंगे और तमाम नुमाइंदों को साथ लेंगे ताकि हर एक का स्टांस सामने आए। और लाइट हेल्थ काउंसिल के ऊपर जो बात करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि प्रैक्टिस के हवाले से कल भी बात की थी, आज भी करेंगे कि ये डिस्पेंसर और उनको उनके दीगर जो कैटेगरीज़ के जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको कितना इख्तियार है, इसके ऊपर भी बात कर लें। और दूसरे स्टेक होल्डर्स का क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर, उनको क्यों इतराज़ है या क्या मामला है, इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी इस पूरे मामले के ऊपर डॉक्टर हसन बलोच साहब, ये सरबराह हैं GP डॉक्टर्स, वेलकम कहते हैं जी प्रोग्राम में। और मेरे साथ पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राव आलमगीर साहब, वेलकम कहते हैं राव आलमगीर साहब को। और इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं जी लाइट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन असद अब्बास नकवी साहब, और DG नर्सिंग पंजाब ताहरा सगीर साहिबा हैं मेरे साथ, वो भी एक अहम सीट के ऊपर तैनात हैं, और उनसे भी जो है वो मौक़िफ़ लेंगे कि वो इस पूरे मामले के ऊपर क्या कहती हैं जी। सबसे पहले तो डॉक्टर हसन बलोच आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर हसन बलोच साहब, हमें ये बताइएगा कि क्या आप कहते हैं इसके ऊपर क्यों ये लाइट हेल्थ काउंसिल अगर बना दी गई है तो आपको क्यों कोई इतराज़ है या नहीं है कोई इतराज़? शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए, इस मौक़िफ़ को वाज़ेह करने के लिए। देखिए, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल से हमें कोई इतराज़ नहीं है, वो हमारे साथ शाना बशाना काम करते हैं अस्पतालों के अंदर, इसी तरह प्राइवेट प्रैक्टिस के अंदर भी। तो वो अलॉन्ग साइड हमारे एक स्टाफ हैं जिसके हमारे लिए काबिल मोहतरम भी हैं, काबिल इज़्ज़त भी हैं। लेकिन अलाइड मीन्स यही होता है कि वो एसोसिएट होता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रोफेशनल होता है, अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट होता है। लेकिन जब आप किसी ऐसे प्रोफेशनल को जो कि अलॉन्ग साइड काम करता है, आपको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस की इजाज़त देंगे, तो फिर मसाइल पैदा होंगे। ना सिर्फ ये कि मरीजों के लिए मसाइल पैदा होंगे, बल्कि हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर भी एंजाइटी जो है वो मौजूद है, सिर्फ इसी मामले की वजह से। उसकी वजह यह है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एक्ट, खुद इनका एक्ट जो है उसका 4(2) से कहता है कि इनके पास ये राइट नहीं है कि कोई भी ड्रग प्रेस्क्राइब कर सकें या कोई भी बीमारी को डायग्नोज कर सकें। जब आप कोई बीमारी डायग्नोज नहीं कर सकते, जब आप कोई बीमारी प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते, तो फिर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अब इसके अंदर ये मसाइल पैदा हुए हैं कि ऑप्टोमेट्री जो 4 साल BS का कोर्स है, इन्होंने उनको इजाज़त दे दी है कि वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली डायग्नोज कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंटली बहुत सारी डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह इन्होंने मेडिकल लैब प्रोफेशनल्स के नाम से जिन्होंने MLT किया होता है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी किया होता है, उनको ये ऑथराइजेशन दी है पॉइंट 7 के अंदर, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के अंदर, वो लोग जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको ये इजाज़त दी गई है कि वो जो है वो अपनी रेडियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक्स हैं वो लिख के दे सकते हैं। अब ये आप मुझे बताएं कि एक FCPS जो कि MBBS करने के बाद 4 साल की स्पेशलिटी करने के बाद ये अहल होता है कि वो ये काम कर सकता है, वो आप एक BS की डिग्री के बराबर के शख्स को दे रहे हैं। तो ये एक ना सिर्फ मेरे नज़दीक रेकलेसनेस है, मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हेल्थ प्रोफेशनल के अंदर मौजूद हैं वो लोग, उनका अपना एक्ट जब ये कहता है कि इस एक्ट के 4A के तहत कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये जानबूझ के उसके अंदर क्यों टांग रहा है? इसके अलावा इसका सबसे मेन मसला है कि डिस्पेंसर को ये अलाउ कर दिया गया है कि वो प्राइवेट डिस्पेंसरी के अंदर बैठ के एमरजेंसीज को ट्रीट कर सकता है, इस तरह फर्स्ट एड कर सकता है, और इसी तरह वो कह रहे हैं कि जी प्रैक्टिशनर जो लिख के देगा उसको डिस्पेंस कर सकता है। अब इसको कौन रेगुलेट करेगा? पहले ही कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई हर तरफ बैठे हुए हैं, जो मैट्रिक अच्छे फेल है वो बैठे हुए हैं, और वो कोएक जो है वो फुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो डॉक्टर के बराबर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हेल्थ केयर कमीशन उनको बड़ी मुश्किल से लगाम डाल रहा है। जब आप उसको लीगलाइज कर देंगे, तो मैं इसको कहूँगा ये लीगलाइज कर रहे हैं भाई क्वैकरी को, कि आप इजाजत दे रहे हैं कि डिस्पेंसर पे वो बैठ के कहेगा कि मुझे तो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, मैंने फलाना मेडिसिन फलाना को डिस्पेंस कर दी है, पहले ही इस मामला और फलां की इमरजेंसी थी तो मैंने इसको ट्रीट कर दिया है।
तो आप जब इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं तो उससे ना सिर्फ ये कि पेशेंट हेल्थ कंप्रोमाइज होती है बल्कि सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है कि अब लेकिन डॉक्टर असलम बलोच साहब, मेरा सवाल है कि यही जो डिस्पेंसर हैं या टेक्नोलॉजिस्ट हैं, अगर सरकारी अस्पतालों में फुल काम कर रहे होते हैं, इनको पूरी इजाज़त होती है, इवन जो है वो OT ऑपरेशन डॉक्टर बने होते हैं, और डिस्पेंसर या टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें तो वहाँ पर इनसे भरपूर काम लिया जाता है, एक पूरे एक डॉक्टर का काम लिया जाता है, तो वहाँ पर फिर आप क्यों इतराज़ नहीं करते? नहीं जी, बिल्कुल हर जगह एतराज़ मौजूद है। और अभी आपने देखा होगा लास्ट टाइम लेडी विलिंगटन अस्पताल के अंदर एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ, तो पूरी जो पूरी एनेस्थीसिया की पूरी टीम है उसको उड़ा के रख दिया था, कंसल्टेंट और MO सबको उड़ा के रख दिया गया था। तो ये तो नहीं, वो तो हमने शोर डाला, हमने खबर ब्रेक की डॉक्टर असलम बलोच साहब, वो तो हमने शोर डाला, हमने खबर ब्रेक की, फुटेज सामने आई तो एक्शन हो गया, वरना आपके ही किसी वहाँ पे सरबराह ने इजाज़त दी थी ना कि आप एनेस्थीसिया दे लें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, वो डॉक्टर की वर्दी पहनकर एक सिक्योरिटी गार्ड वार्ड के अंदर कैसे चला गया? डॉक्टर एक सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर की वर्दी पहनकर एक ICU के अंदर या जहां भी इमरजेंसी के अंदर एनेस्थीसिया स्पाइनल दिया जा रहा था, तो वो तो ज़ाहिर है फिर डॉक्टर की मर्जी हुई ना वहां पर। उधर आप इजाज़त दे देते हैं, इधर आप कह रहे हैं कि नहीं। नहीं, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और अगर किसी ने इस तरह का कुछ किया है तो उसके खिलाफ बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल वहाँ के कंसल्टेंट्स और जो वहाँ के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो बिल्कुल इसके जिम्मेदार हैं कि एक गार्ड जो है वो स्पाइनल नहीं रह सकता, बल्कि अंडर द सुपरविजन एक टेक्नोलॉजी जो है जिसने BS एनेस्थीसिया किया हुआ है। ठीक है, हम साथ ही रहिए, हम साथ लेते हैं जो है वो लाइट हेल्थ प्रोफेशनल्स के जो है वो जो उनकी काउंसिल बनी है और उस मामले के ऊपर, और लाइट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन से फिर आपके साथ जो है वो सवाल होंगे। मैं राव आलमगीर साहब की जानब जाता हूँ, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के नए मुंतखब प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। राव आलमगीर साहब, क्या आप कहते हैं इसके ऊपर? जी, थैंक यू वेरी मच मियां साहब इनवाइट करने के लिए, और आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है ये, और बड़े अच्छा एक इनिशिएटिव है आपकी तरफ से। इशू ये है कि हमारे मुल्क में शायद एक ही जो है वो प्रोफेशन है जो अपने आप को हर सब कुछ समझता है कि सब कुछ उन्हीं का राइट है, किसी और का राइट नहीं है। चाहे वो डायग्नोसिस ले लें, चाहे वो कोई प्रिस्क्रिप्शन ले लें, चाहे डिस्पेंसिंग ले लें, वो सारा कुछ उन्होंने ही करना है, कोई और नहीं कर सकता। अब हमारे भी लाइक ड्रैप एक्ट 2012 में बना, और उसमें फार्मेसी सर्विस बड़ी कैटेगोरिकली डिफाइन की गई कि फार्मासिस्ट जो है वो क्या क्या करेगा। उसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन फार्मेसी सर्विसेज मीन्स सर्विसेज रेंडर बाय फार्मासिस्ट इन फार्मास्यूटिकल केयर, सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, पोसोलॉजी मीन्स उसकी डोजिंग, काउंसलिंग पेशेंट की कि कैसे उसने यूज करनी है, डिस्पेंस करनी है पेशेंट को, उसका और एडमिनिस्ट्रेशन करनी है पेशेंट को किस तरह से देनी है, प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग करनी है कि आइदर उसकी डोज ठीक है या नहीं, फार्मेको एपिडेमियोलॉजी मीन्स जो ब्रांड जो है वो स्विचिंग फार्मासिस्ट कर सकता है, थेराप्यूटिक गुड्स इंफॉर्मेशन एंड पॉइजन कंट्रोल सेंटर, कोई भी मेडिसिन के हवाले से इंफॉर्मेशन या पॉइजन के हवाले से फार्मासिस्ट दे सकता है, फार्मेको विजिलेंस उसकी मॉनिटरिंग, उसके बाद स्टोरेज मेडिसिन की सेल्स, प्रोक्योरमेंट, उसकी फोरकास्टिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग यूटिलाइजेशन, एवेल्युएशन के वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो रही है नहीं हो रही, ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू कि उसको रिव्यू कर सकता है, और पल्मोनरी बेस्ड ड्रग यूटिलाइजेशन ये तमाम लेवल पे फार्मासिस्ट कर सकता है, चाहे वो फार्मेसी हो, क्लिनिक हो, मेडिकल स्टोर हो, हॉस्पिटल हो या मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो। मियां साहब, ये 2012 का एक्ट है और हमारी एसोसिएशन बड़े अरसे से इस पे फाइट कर रही है और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और ना होने दिया जा रहा है। उसकी बेसिक रीजन यही है कि हमारे जो भाई साहब अभी बात कर रहे थे, शायद ये प्रोफेशन ये समझते हैं कि पेशेंट का जो है वो तमाम इख्तियार इन्हीं को है, चाहे वो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो मेडिसिन की सेलिंग हो। बहुत सारे, अब एक पंजाब में रूल्स में एक कथन है कि MBBS को जो एग्जाम्प्ट है लाइसेंस नहीं, लेकिन ये फार्मासिस्ट को डॉक्टर भी नहीं लिखने देते साहब। वो मानने नहीं थे, लेकिन वो काउंसिल ने लिख दिया है, UHS ने लिख दिया है, वो इशू तो सेटल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये मानते भी हैं कि नहीं राव साहब, ये मानते हैं? सर उनके मानने से कुछ नहीं होता। फिर अगर इस तरह करेंगे तो हम भी इनकी डिग्री को चैलेंज कर सकते हैं। इनकी डिग्री जो है वो MBBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, वो भी डॉक्टर कहीं नहीं लिख सकते प्रॉपर। अच्छा, आप एक थोड़ा सा वाज़ह कर दें कि डॉक्टर ने
नुस्खा लिखना है, दवाई आपने देनी है फार्मासिस्ट ने। एग्जैक्टली उसकी डिस्पेंसेशन, ब्रांड सिलेक्शन, डोजिंग, ये तमाम फार्मासिस्ट का इख्तियार है। और अगर ये अपने साथ अस्पताल में या क्लिनिक पर फार्मासिस्ट नहीं रखते तो फिर ये दवाई दे सकते हैं लिखकर? गलत करते हैं ना, इन्होंने वो अपना सारी इजारादारी कायम की हुई है और ये चाहते हैं जी कि मेडिसिन सेल भी ये खुद करें, लाइसेंस के बगैर मेडिसिन रखें, और इन्होंने आज तक कोई प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन भी प्रॉपर नहीं बनने दी ताकि एक उसका एक सर्टन लेवल हो कि कौन सा डॉक्टर किस लेवल की मेडिसिन लिख सकता है। जहां तक बात ये क्वैकरी की करते हैं तो सबसे ज्यादा क्वैकरी तो यही होती है, एक कंसल्टेंट का काम एक आम जीपी कर रहा होता है, एक प्रोफेसर का काम एक आम जीपी कर रहा होता है। कुछ ऐसी लेवल एंटीबायोटिक हैं जो पूरी दुनिया में प्रोफेसर या चीफ कंसल्टेंट लिख सकता है, वो आम जीपी भी लिख रहा है और वो यूज कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइन नहीं है इस मुल्क में। तो ये बनने नहीं देते, ये बनेंगे तो इनके जो है वो इख्तियारात कम होंगे। मैं जवाब ले लूं, राव साहब साथ ही रहिएगा, जवाब बहुत ले लेते हैं, बड़ी दिलचस्प बात की है जी। डॉक्टर असर बलोच साहब, क्या जवाब है आपके पास? देखेंगे फार्मासिस्ट होगा ना, इसका काम उसी को साझे, हमारा कोई खिलाफ नहीं है फार्मासिस्ट से, हर किसी का अपना स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है, हमें ना उनसे मसला है, जो अपनी अगर हुदूद में रह के तमाम लोग करते हैं। लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर आप 5 साल का एक सबसे प्रेस्टीज इंस्टीट्यूशन से आप सबसे टॉप मेरिट के लोग लेके आप वहाँ पे बच्चों को पढ़ा के इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बाद उनको 1 साल की आप हाउस जॉब करा रहे हैं और उसके बाद वो एक जनरल प्रैक्टिशनर बन रहा है। ये जनरल प्रैक्टिशनर है, उसके बाद वो 4 साल जो है वो 1 साल प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो एग्जाम देता है, पार्ट 2 एग्जाम, तब जाके वो कंसल्टेंट लेवल की जो है वो पोस्ट पे जाता है, वो फिर स्पेशलाइजेशन पे काम करता है। अब मुझे बताएं कि जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस नहीं, लेकिन आप जब जीपी डॉक्टर्स या दूसरे डॉक्टर्स हैं, जब आप क्लिनिक बनाते हैं या अस्पताल बनाते हैं तो आपके साथ फार्मासिस्ट होता है? देखें, जो बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर तो फार्मासिस्ट मौजूद होता है, लेकिन जो छोटा क्लिनिक होता है उसके अंदर एक डिस्पेंसर जरूर मौजूद नहीं, होता लेकिन है। आप ये तस्लीम करते हैं कि नुस्खा आपने लिखना है और मेडिसिन देनी फार्मासिस्ट ने है, ये तस्लीम करते हैं? लेकिन जाहिर है फार्मेसी पर फार्मासिस्ट ही बैठा होता है जिसने हमारी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है वो मेडिसिन देनी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये दवाई उनका काम है देना, ये नहीं कि वो दवाई लिखना उनका काम है, प्रिस्क्राइब करना उनका काम नहीं। तो ये डॉक्टर्स लिख सकते हैं साथ फार्मासिस्ट हजरात? देखिए, ये तो डॉक्टर सब, मैं तो कह रहा हूँ हर बंदा डॉक्टर लिखता है, पीएचडी वाले भी डॉक्टर हैं। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, मैं फार्मासिस्ट का सवाल किया, मुझे जवाब इसका दे दें। फार्मासिस्ट जो हैं ये डॉक्टर्स लिख सकते हैं साथ, इनको आप समझते हैं कि ये लिखना चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने तो उनको इजाजत दे दी है, अब वो डॉक्टर लिखते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगा कि जो डॉक्टर, ये इनका डी फॉर्म का नाम है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तो ये अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी लिखते हैं, जो कि कानून। चलो आज तो चलो ये तो क्लियर हो गया ना, ये मामला सेटल हो गया कि डॉक्टर जो है वो फार्मासिस्ट डॉक्टर ही होते हैं। नहीं, वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हैं, डॉक्टर नहीं हैं। चलो डॉक्टर और फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जाहिर है जब वो लिखेंगे तो उन्होंने फार्मेसी में डिग्री की है ना। मियां साहब डॉक्टर फिजियोथेरेपी भी होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी तो नहीं, फिजियोथेरेपी जो है वो डॉक्टर नहीं है, फिजियोथेरापिस्ट जो वो डॉक्टर नहीं है, फिजियोथेरापिस्ट। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, वो हर किसी की अपनी स्पेसिफिकेशन है, अपनी फील्ड है, वो उस फील्ड के अंदर अगर रहे तो हमें कोई मसला नहीं है। अगर वो हमारी जो डिक्शन के अंदर जो है वो मामला खराब ना करे, अब अगर कोई वहाँ पे नहीं, आप मुझे क्लियर जवाब दें कि ये क्या लिखे, फार्मासिस्ट डॉक्टर लिखे साथ अपने नाम के? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मैं कह सकता हूँ डॉक्टर राव आलमगीर साहब, डॉक्टर राव आलमगीर साहब मेरे साथ मौजूद है इस वक्त और वो पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तो ये डॉक्टर राव आलमगीर, मैं इनको ऐसे मुखातब हो सकता हूँ? जी बिल्कुल, ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी लिख सकते हैं, लेकिन लोगों को इस तरह से मिसगाइड नहीं कर सकते कि वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, वो प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं और वो ट्रीट भी कर सकते हैं पेशेंट को। नहीं, वो एमबीबीएस डॉक्टर तो अपने आप को नहीं कहते, मैं तो सिर्फ आपका मौक़िफ़ लेना चाह रहा हूँ, यानी कि आपका मौक़िफ़ आपकी कम्युनिटी का ही मौक़िफ़ है ना, तो वो लेना चाह रहा था। क्लियर कट आप बताएं जरा हमें, वो तो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं लिखते। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल यही है कि जो जिस फील्ड का डॉक्टर है वो अपने नाम पर उस फील्ड का डॉक्टर लिख के अपनी जुरिडिक्शन के अंदर, अपने कानून के अंदर रहकर जो प्रैक्टिस करना चाहे वो कर सकता है। जी ठीक है, वो उससे तजावुज करेगा तो फिर जाहिर है हम रिटेलिएशन। साथ ही रहिएगा। राव साहब, इसके ऊपर आप कुछ कहना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें डॉक्टर असर बलोच की बात के ऊपर? कि जी डॉक्टर जो है वो हमारे डिग्री जो है वो 2006 के बाद फॉर्म डी जो है इम्प्लीमेंट हुई है,
मैं उससे पहले कहूँ, मैं तो अपने नाम के साथ प्रेफर नहीं करूंगा लिखना, लेकिन जो वैसे फॉर एग्जांपल मैंने, वो जरूर लिख सकते हैं। हम तो फॉर एग्जांपल कह रहे थे। जी जी। हाँ, लेकिन एंड में ना ब्रैकेट में वो RPH लिखते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। इसी तरह जो MBBS हैं उन्हें ब्रैकेट में एंड में RMP लिखना होता है लाजमी। खाली डॉक्टर वो भी नहीं लिख सकते, वो PhD ही लिख सकते हैं। ये गलत यूज करते हैं अपने इस टाइटल का, अदरवाइज इनकी डिग्री का नाम बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरा आपसे जो असल मेरा जो आज का मामला है वो यही है कि आप इसके ऊपर जो लाइट हेल्थ काउंसिल बनी है और इनको जो वो कहते हैं जी हमें प्रैक्टिस की इजाज़त मिल गई है, तो इसको आप किस तनाज़र में देखते हैं राव साहब? देखें, प्रैक्टिस की इजाजत, बात ही है, वर्ड प्रैक्टिस को समझने की जरूरत है। अब प्रैक्टिस को अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स या MBBS डॉक्टर्स हैं वो समझते हैं कि प्रैक्टिस सिर्फ वही है जो वो करते हैं। लेकिन फार्मेसी प्रैक्टिस एक अलग प्रैक्टिस है। ऑप्थेल्मोलॉजी की जो प्रैक्टिस, जैसे अभी ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात की, मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिक्स में जो आई की जितनी भी ये सारी टेस्टिंग वगैरह वो कर रहे होते हैं, सारा जो चश्मे का नंबर वगैरह वो दे रहे होते हैं, तो वो उनको सिखाया गया है। टेक्नोलॉजिस्ट लैब की जितनी टेस्ट परफॉर्मिंग है वो टेक्नोलॉजिस्ट ही करता है, उनका बाकायदा कोर्स डिजाइन किए गया, उनको बताया गया है और वो उस पर कर रहे हैं। हाँ, उस पर अब देखने वाली बात जो आगे ये है कि क्या हेल्थ केयर कमीशन उनको इस तरह से एक्नॉलेज करता है और उनको किस लेवल की जो है वो इजाजत देता है, क्योंकि प्रैक्टिस जो रेगुलेट करनी है। नहीं, वो खत लिख चुके हैं इसके ऊपर, उनकी काउंसिल बन गई और काउंसिल बनने के बाद जो है वो उन्होंने बाकायदा एक उनके इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने ये फैसला किया है और काउंसिल जो उनकी बनी है वो वफाकी हुकूमत की कौमी असम्बली की बिल्कुल जो है वो ठीक है आपकी बात, लेकिन पास हुआ है। उन्होंने लाइसेंसिंग की भी जहां तक बात की, लाइसेंसिंग अथॉरिटी जैसे मेडिसिन की है वो है सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन, उसके बिहाफ पे चीफ ड्रग कंट्रोलर लाइसेंस देता है। अब देखना यही है कि चीफ ड्रग कंट्रोलर उसको किस कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि 2007 के रूल्स के बाद डिस्पेंसर्स को लाइसेंस मेडिसिन सेल का अलाउ नहीं है, तो वो अभी उसकी जो है वो रूल में चेंजिंग होनी है। अगर ये काउंसिल जो है वो रूल में चेंजिंग कराएगी तो उनको फिर कोई लाइसेंस फ्यूचर में इशू हो सकेंगे, अदरवाइज ये सेल वाला तो लाइट का नहीं है। जी, दूसरी बात, मैं यहाँ पर लाइट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन को साथ लें जी, सवाल तो उनसे करने हमने साथ लें ताकि ये जवाब वो दे सकें इस मामले के ऊपर, तो उनका होना जरूरी है। जी जी राव साहब जारी रखें। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो था वो अब प्रैक्टिस की जहां तक बात है, जाहिर है वो उन्होंने ये बात डॉक्टर साहब की ठीक है कि वो अलाइड हेल्थ काउंसिल है, तो अलाइड के तौर पे ही काम करना है, उन्होंने असिस्ट करना है मेडिकल जो ग्रेजुएट्स हैं या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको। अब उसमें असिस्टेंस में उनको किस लेवल के इख्तियार देने हैं ये डिसाइड करना है हेल्थ केयर कमीशन ने, कि उनको किस लेवल के इख्तियार देने हैं, किस लेवल की प्रैक्टिस की इजाजत देनी है और कहाँ तक जो है वो उनको अलाउ करेंगे, इंडिपेंडेंटली अलाउ करेंगे या किसी के साथ जो है वो मर्ज करके अलाउ करेंगे, ये टू बी डिसाइडेड है। उनकी काउंसिल ने तो अपना फ्रेमवर्क बना के दे दिया है, बट जिन्होंने प्रैक्टिस रेगुलेट करनी है उनकी तरफ से इस पे जो है अभी स्टांस बाकी है कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। मैं सब जी जी मैं सब अंडर द अम्ब्रेला अगर कोई भी काम करता है डॉक्टर के, हमें उस पर बिल्कुल कोई इतराज नहीं है। देखिए हमारे अंडर अम्ब्रेला, हमारे अंडर आप लोग अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, अंडर द सुपरविजन ऑफ स्पेशलिस्ट, ऑप्टोमेट्री वाला भी काम करता है अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी स्पेशलिस्ट, तो हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। अभी रेडियोलॉजिस्ट जो इनके टेक्नोलॉजिस्ट है वो अंडर द रेडियोलॉजी, किसी स्पेसिफिक रेडियोलॉजिस्ट जो हमारे होते हैं उन FCPS वाले, उनके नीचे काम करते हैं, हमें उससे कोई मसला नहीं है। इस तरह स्टैटिक्स वाले हैं, इस तरह एनेस्थीसिया वाले हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये सब लोग डिस्पेंसर हैं, मेडिकल लैब जो इन्होंने साइंटिस्ट या प्रोफेशनल लिखा है उनको ये इख्तियार देते हैं कि वो प्राइवेट लैब रन कर सकते हैं, ब्लड बैंक रख सकते हैं। मुझे एक बात बताएं, हमारा MBBS, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, मैं लैब नहीं रख सकता, मुझे लैब रखने के लिए 4 साल का पैथोलॉजी का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ऑथोराइज होगा लैब रखने के लिए। लेकिन इनको लैब ऑथोराइज कर दी गई है कि आप प्राइवेट लैब रन कर सकते हैं, ब्लड बैंक रख सकते हैं, पुराने ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये जो इख्तियारात हैं ये वो इख्तियारात हैं जो कि FCPS लेवल के लोगों के होते हैं और इन्होंने इख्तियार उठा के जो है वो एक BS लेवल के लोगों को दे दिए हैं। अंडर द अम्ब्रेला अगर ये लोग हमारे काम करें, बिल्कुल मसला नहीं है। अंडर द अम्ब्रेला ही डॉक्टर सुपरविजन के तमाम जो अलाइड के लोग होते हैं, अलाइड का मतलब ये होता है कि अंडर द स्टाफ जो अलाउंड साइड काम करता है, आप ग्रेजुएशन पढ़ने के विद डॉक्टर नॉट इंडिपेंडेंट। तो आप जब किसी भी इन सब में से फॉर्म B के लोग हों, डिस्पेंसर हों, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, इसका हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन आप इनको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आप इनको थोड़ा सा रास्ता खोलेंगे तो ये एक लीड्स टू क्वेश्चन करेगा, ये क्वेश्चन की तरफ जाने के कदम होगा, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में पहले जो इदारे वो इतने मजबूती से काम नहीं कर रहे। जो BA पास लोग हैं वो 25
कर रहे हैं पेशेंट, जो आप इनको इजाजत दे देंगे, थोड़ी सी इजाजत दे देंगे। बिल्कुल ठीक है हसन साहब, साथ ही रहिए, साथ ही रहिएगा। इसमें मियां साहब एक पॉइंट मैं और ऐड जी, 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 करूंगा। डॉक्टर साहब को चाहिए कि इंटरनेशनल सिनेरियो में भी देखें। इंटरनेशनल सिनेरियो में ना बहुत सारी चीजें अब जो है वो डेवलप कर दी गई हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो दे दी गई हैं अदर प्रोफेशनल को, इनिशियल पेशेंट स्क्रीनिंग, ट्रायज वगैरह सारा ये जो है वो नॉन प्रोफेशनल, नॉन डॉक्टर्स को दे दिया गया है। बिकॉज डॉक्टर्स की कमी, इवन जो है कोविड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो मुख्तलिफ प्रोफेशनल को दिए गए कि वो प्रैक्टिस करें, उसमें फार्मासिस्ट भी बेनिफिशियरी उसका था। वो इतना सक्सेसफुल वो रहा कि अब यूके, ऑस्ट्रेलिया और अदर ममालिक में फार्मासिस्ट को इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर का दर्जा दे दिया गया है विद सर्टन ट्रेनिंग। उसकी कुछ सर्टन ट्रेनिंग होती है और उसके बाद कुछ सिलेक्टिव डिजीजेज, कहीं पे डिजीजेस का मॉडल है, कहीं पे कुछ मॉलिक्यूल्स का मॉडल है कि कुछ सिलेक्टिव मॉलिक्यूल जो फार्मासिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसी तरह वो लोअर टीयर को भी उन्होंने दिए हुए हैं, नर्सिंग को भी दिए हुए हैं, एलएचवीज को भी दिए हुए हैं। तो वो अपने मुल्क के सिनेरियो के हिसाब से, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से उन्होंने जो है ये डेलीगेट की हुई है लेवल, डिफरेंट लेवल के ऊपर जो है प्रैक्टिस जो है वो। अब इस सिनेरियो में हेल्थ केयर कमीशन का बड़ा प्राइम रोल होगा कि वो किस तरह से जो है इस डेलीगेशन को वो आगे इंटरनेशनल सिनेरियो में पाकिस्तान में प्लेस करते हैं। लेकिन मियां साहब, मैं आलमगीर साहब की बात को थोड़ा सा खिलाफ करना चाहूंगा। ये कि इंटरनेशनल सिनेरियो में जो चीजें देख रहे हैं वो पाकिस्तानी सिनेरियो में भी देखें कि क्या पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनली कोई ऐसे पास बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, क्या इंटरनेशनली कोई डिस्पेंसर बैठ के अकेला प्रैक्टिस कर रहा है, क्या इंटरनेशनली जो ऑप्टोमेट्रिस्ट बैठ के तमाम डायग्नोसिस कर रहा है, क्या कोई विद सर्टन ट्रेनिंग करते हैं, मेडिकल लैब विद सर्टन ट्रेनिंग उनको अलाउ है करते हैं। विद सर्टन ट्रेनिंग हर किसी के अपने एक डोमेन है, उस डोमेन में उस ट्रेनिंग के बाद बिल्कुल करते हैं, उनको अलाउ है। पाकिस्तान में इदारे, राव साहब, पाकिस्तान में इदारे उस तरह से मजबूत नहीं है, पाकिस्तान में इदारे उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं जो उनका काम है, जो उनका फंक्शन है, जिसकी वजह से सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं कि आप अगर उनको थोड़ी सी भी डोमेन दे देंगे, आप उनके लिए थोड़ी सी भी आसानी पैदा कर देंगे कि उनको आप उनके ऊपर आप ऊँट की मिसाल है कि आप ऊँट ने कहा था कि मुझे पैर घुसाने तो वो पूरा ऊँट घुस गया था। तो बात यह है कि हम उनको थोड़ी सी हाथ देंगे तो बाजू खींचने की कोशिश करेंगे। मसला ये है नहीं, वो तो फिर दारों का काम है ना, वो तो फिर दारों का काम है कि जो जिसको जितना जो है वो मिला है कानून के मुताबिक स्कोप, उसको उतना जो है वो होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो आपके पास कोई प्रीवियस एग्जांपल भी होगी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ट्रांसप्लांट भी एक आम जीपी करते रहे हैं जो है वो प्रीवियस एग्जांपल आपके पास, वहाँ कहाँ कानून था या एथिकल प्रैक्टिसेस थी उस वक्त, कहाँ थी वो एथिकल प्रैक्टिसेस जिनकी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। देखिए ठीक है, जी राव साहब, हमें चेयरमैन अलाइड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं और यानी कि वो इस वक्त नुमाइंदे हैं पूरी अलाइड प्रोफेशनल्स के, असद अब्बास नकवी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। एक मरतबा उनसे स्टांस ले लें, फिर आपसे बारी बारी मैं पूछूंगा। असद अब्बास साहब, ये बताइएगा कि आज फिर हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। कल थोड़ा सी कुछ बातें ऐसी थी कि वो शायद वाजिया नहीं हो सकी। एक मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम में हम आपको वेलकम कहते हैं। हम दोबारा जो है वो आपकी काउंसिल का जो मिनट्स ऑफ मीटिंग उसके ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे साथ राव आलमगीर साहब पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, सरबरा पीजी डॉक्टर हसन बलोच साहब हैं। और इसके ऊपर मुझे ज़रा बताइएगा कि एक मरतबा फिर कि आप जो है वो महदूद प्रैक्टिस, इसकी थोड़ी सी तशरीह कर दें प्रैक्टिस की। थैंक यू मियां साहब। जी जी, जैसे आपको पता है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और वो एक्ट के तहत एस्टेब्लिश हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसका एक बाकायदा एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के मुताबिक जो है जितने भी हमारे शेड्यूल 1 से 30 डिसिप्लिन दिए गए हैं उनके ऊपर हमारी एडवाइजरी कमेटी बनी है और एडवाइजरी कमेटी के हर सूबे के एक मेंबर है उसका, और उसके आर्मी को चैनल भी है और हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है वो भी उस पर शामिल है। जी ठीक है। उनकी अपनी अपनी डिसिप्लिन की जो रिकमेंडेशन आती है वो बाकायदा जो हमारा मैकेनिज्म है वो टेक्निकल कमेटी पे जाता है, टेक्निकल कमेटी के बाद गवर्निंग बोर्ड पे जाता है, अप्रूव्ड होता है और उसके बाद फॉर्मली नोटिफाइड होता है। और जो हमारी एक्ट की प्रोविजंस है उस एक्ट को हमारा लॉ विंग भी है, टेक्निकल विंग भी है, वो सारी चीजों को असेस करता है। बिल्कुल, ये सारा कल हमने बात कर ली। आज मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो आपके पास जो
एक डिस्पेंसर टेक्नोलॉजिस्ट की हम बात करेंगे, वो डिस्पेंसरी भी बनाएगा, क्लिनिक भी बनाएगा, ज़ाहिर है आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा है, ये आप नहीं कह रहे, आपके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो काउंसिल के हैं उसमें बता दें कि प्रैक्टिस कल आपने थोड़ा वाज़ह करके बताएं ताकि इसके ऊपर गुफ्तगू हो सके और कितना किसको कितना हक है उस हिसाब से हम फिर चलें। तो एक तो ये है कि वो कौन से हालात अपने पास टेक्नोलॉजिस्ट या डिस्पेंसर रख सकता है और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, वाज़ह जवाब दें नकवी साहब, बिल्कुल वाज़ह जवाब दें। मियां साहब बात यह है कि इस पे एक क्वालिफिकेशन के मुताबिक हर एक लेवल की लिमिटेशन प्रेस्क्राइब है जी जी, और उस लिमिटेशन के अंदर वो काम करेंगे। आप स्ट्रेस कर रहे हैं सर्टिफिकेट लेवल की, बेसिकली सर्टिफिकेट लेवल को वो जो उनका स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक जो है वो प्रेस्क्राइब्ड है। वो जो एप्लीकेशंस जो इंस्ट्रूमेंट्स की है, फर्ज करें एक चीजें हैं वो किसी का बीपी उसमें लेना है, टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है या कोई उसकी प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक उसमें दवाई देनी है, तो वो तो उसका जो उन्होंने अपने कैरिकुलम में पढ़ा उसके मुताबिक वो ऑथोराइज जो उनकी ट्रेनिंग है, तो काउंसिल ने भी वही उनको दिया है जो उनकी डोमेन पे है, यानी वो प्रैक्टिस कर सकेंगे, क्लिनिक और डिस्पेंसरी बना सकेंगे। जरा बताएं। यस बिल्कुल सर, बिल्कुल अपनी डोमेन पे वो डोमेन में। अच्छा डोमेन बता दें कि वो कल आपने बताया था कि कंट्रोल्ड ड्रग्स नहीं बाकी जो है, वो थोड़ा सा फिर एक मरतबा फिर बताएं। देखिए बात यह है कि ये एक आपके पास डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बेसिकली जो ओटीसी प्रैक्टिस है वो कर सकेंगे, जो कंट्रोल ड्रग्स है वो तो प्रेस्क्रिप्शन पे वो कल आपने कहा था कि कोई डॉक्टर रखने की जरूरत नहीं है उनको, कल आपने कहा था। बिल्कुल डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इस पे मेरा बड़ा वाक़या है कि डॉक्टर की अपनी डोमेन है, वो अपने डोमेन पे काम करेगा और इन्होंने अपने डोमेन पे काम करना। ठीक है, साथ रहिएगा, बिल्कुल साथ रहिएगा नकवी साहब। नकवी साहब जी बात मुकम्मल करें, बात मुकम्मल करें नकवी साहब, बात मुकम्मल करें। आप देखें ना, एक वहाँ फार्मेसी टेक्नीशियन है, फार्मेसी काउंसिल से है, ठीक है, 2 साल का वो कोर्स करता है, तो उसको जो है फार्मेसी एक्ट के तहत उसको लाइसेंस ग्रांट किया जाता है, तो वो वहाँ ओटीसी वो जो चीजें हैं वो लोगों को डिस्पेंस कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह अगर सर्टिफिकेट होल्डर हमारे यहाँ तो वो भी डिस्पेंस करेंगे। ठीक है, ठीक है नकवी साहब साथ ही रहिएगा। जी राव साहब, राव आलमगीर साहब, आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, मौक़िफ़ बता दें एक अखलाकी दायरे के अंदर रहते हुए। जी बिल्कुल अखलाकी ही बात करनी चाहिए। बात यह है कि जैसे नकवी साहब ने कहा है कि जी बी कैटेगरी वाला फार्मेसी एक्ट के तहत जो है वो कर सकता है कोई ओटीसी। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान में अभी तक कोई ओटीसी लिस्ट जो है वो डिफाइंड या नोटिफाइड नहीं है। वो हम ड्राफ्ट से टेकअप किया हुआ है कि कोई ओटीसी की लिस्ट जो है वो डिफाइन करें, उसके बाद जो है उस पर फर्दर डेलिब्रेशन होगी कि फार्मासिस्ट को कितना उसमें से इख्तियार मिलना है और जो बी कैटेगरी है फार्मेसी टेक्नीशियन है उसको कितना इख्तियार मिलना है। ठीक है, फार्मेसी टेक्नीशियन को जो है वो लाइसेंस जरूर मिलता है बट वो इंडिपेंडेंटली उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर की आती है उनको जस्ट डिस्पेंस करता है और वो डिस्पेंस जो है वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की पे ही करेगा, खुद से कुछ नहीं देगा। अगर कोई खुद से दे रहा है तो वो इलीगल प्रैक्टिस कर रहा है, वो प्रैक्टिस उसको अलाउड नहीं है किसी भी सूरत में। बाकी जो बात है ओटीसी वाली वो मैंने पहले क्लियर कर दी, लिस्ट डिफाइन नहीं है। और तीसरी बात जो उन्होंने की है कि जी इनकी काउंसिल ने एक सर्टेन लेवल जो है वो डिफाइन किया है। ऑब्वियसली लेवल इन्होंने तो अपने लेवल पे डिफाइन कर दिया है बट जैसे पहले मैं बात कर रहा था हेल्थ केयर कमीशन जो है ना वो उसको जो है फर्दर डेलिब्रेट करके वो खत लिखे जा चुके हैं, वो खत लिखे जा चुके हैं। नकवी साहब, असद अब्बास नकवी साहब क्या कहेंगे सर? उसके देखिए जी, हमारा जो हेल्थ केयर कमीशन का जो डोमेन्स है उसके अंदर जो है 4 काउंसिल, जैसे मैंने रात को भी कहा था, पीएमडीसी है, नर्सिंग है, टिब है और होम्योपैथिक है। ये स्पेशल लॉ आया है सिर्फ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए और इससे हमारी इन्फोर्समेंट हमारी अलग है, हेल्थ केयर कमीशन के साथ कोई तल्लक नहीं है। हमारे अपने इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर होंगे, वही इनको चेक करेंगे, वही हमारी एक मैकेनिज्म मौजूद है, उसको फाइन करेंगे। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर्स को भी चेक कर सकता है, नर्सेज को भी, फार्मासिस्ट को भी, आप क्यों को नहीं चेक कर सकता? हाँ मियां साहब, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी कि हमें क्यों नहीं चेक कर सकता। अगर उनकी देखे उन्होंने वो काम करना है जो उनके एक्ट पे उनको स्टैट्यूटरी पावर दी गई है, वो अपने एक्ट के बियॉन्ड वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी उनको ये इख्तियार नहीं है कि वो आपको इंस्पेक्शन कर सकें, चेक कर सकें। देखिए ये इसका इख्तियार जो है ना हमारे एक्ट में वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल को दिया गया है।
हेल्थ केयर कमीशन का 2010 का जो फर्ज करें वो एक्ट हटा लें, उसमें उनको अख्तियार नहीं है। लेकिन हैरानकुन तौर पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानब से आप वाला कल जो हमने प्रोग्राम किया था वो क्लिप मुझे शेयर कर दिया गया। देखिए, जो कल आपने प्रोग्राम किया था हेल्थ केयर कमीशन के हवाले से, आज हमारे एक दोस्त की पर्सनल हियरिंग भी थी और यही चीजें उसने वहां रिप्रेजेंट कर दी हैं कि आप मुझे बताएं जी हमें आप कॉल किस तरह कर सकते हैं और हमें पर्सनल हियरिंग कैसे दे सकते हैं। नकवी साहब, आपने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो हेल्थ केयर कमीशन है उनको चैलेंज कर दिया आज के वो चेक ही नहीं आपको कर सकते। नहीं सर, कर सकते चेक, मैं चैलेंज करता हूँ। कानूनी तौर पर नहीं कर सकते, अनलॉफुल। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिए जी। बिल्कुल डॉक्टर हसन बलोच साहब, बिल्कुल असद अब्बास नकवी साहब जो कि जो है वो चेयरमैन है अपनी तंजीम के और काफ़ी देर से वो इस स्ट्रगल के ऊपर काम कर रहे थे अपने लाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, उनको क्लिनिक बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, और जितना उनको स्कोप ऑफ प्रैक्टिस मिला है वो कह रहे हैं जी हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है कि आपकी सरबराही में वो कोई क्लिनिक या डिस्पेंसरी बनाए। देखिए, उन्होंने अपने अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। उनका अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल एक्ट खुद ये कहता है कि 4 क्लॉज 2 ये कहती है कि इनके पास राइट नहीं है कि ये प्रेस्क्राइब करे ड्रग्स को या फिर डायग्नोज कर सकें। ठीक है, तो जब इनके पास ये इख्तियार ही नहीं है, इनके अपने एक्ट के मुताबिक इनके पास ये इख्तियार नहीं है, बल्कि ये अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर काम करेंगे, तो फिर ये कैसे, ये तो डॉक्टर से भी ऊपर जा रहे हैं कि हेल्थ केयर कमीशन जो है वो एक सर्जन को भी चेक कर सकता है। नहीं, वो कह रहे हैं कि उनके कानून में, यानी कि जो एक्ट पास हुआ है, हसन बलोच साहब बात सुन ले, जो एक्ट पास हुआ है कौमी असम्बली से उसमें लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इनका एक्ट पास हुआ है उस एक्ट में तो ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते ड्रग्स को, ना ये डायग्नोज कर सकते, और क्या उस एक्ट में ये लिखा हुआ है कि हेल्थ केयर कमीशन इनको चेक नहीं कर सकता। देखिए मेरी बात सुने, हमारी भी एक काउंसिल है PMDC, हमारी भी एक नर्सिंग की भी अपनी एक काउंसिल है, फार्मासिस्ट की भी अपनी एक काउंसिल है। उन सब काउंसिल होने के बावजूद हेल्थ केयर कमीशन इनके ऊपर एक वो रखता है कि वो इनको सबको चेक करता है। इनकी ड्रग्स के अंदर इनकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है और ड्रग्स को चेक करती है, इस तरह हेल्थ केयर कमीशन हमें चेक करता है। तो वो जब एक बहुत बड़े टर्शरी केयर अस्पताल को भी चेक कर रहे हैं, एक प्राइमरी केयर अस्पताल को भी चेक कर रहे हैं, एक क्लिनिक को भी चेक कर रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि वो डिस्पेंसरी को अनचेक रहने दें पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि वो उनके पास खुला इख्तियार है कि वो जैसे मर्जी प्रैक्टिस करें, जैसे मर्जी बैठ के वो जो मर्जी करते रहें। जी नकवी साहब, बात हम सिर्फ क्लियर कर रहे हैं कि आज हमारे इस प्रोग्राम में बातें क्लियर हो जाएं ताकि पता लगे लोगों को, मेरे नाज़रीन को, किसको कितना हक हासिल है प्रैक्टिस का। जी नकवी साहब, बड़ी क्लियर सी बात है, जो एक्ट के अंदर किसी को परवीन है नहीं, इस क्लास का तो जवाब दे दें। जो 4 इन्होंने बताया, कौन सी है जी हसन बलोच साहब इनके एक्ट की? मियां साहब 4A जी 4A के ऊपर आप क्या कह रहे हैं? 4A नकवी साहब ये कौन सी है? आपने पढ़ा ही होगा सारा एक्ट, आपको जुबानी याद है। देखिए इनकी क्लॉज हेल्थ प्रोफेशनल एक्ट 4(2) जवाब लेने दे, जवाब लेने 4A(2) का जवाब लेने दे भाई, पता है हमें आपने क्या कहा है, जवाब लेने दे जी नकवी साहब। ये जो है सर, अगर उसकी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की अगर आप डेफिनेशन उठा दें, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि ये डायग्नोस्टिक प्रिवेंटेड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज जो है, जो रजिस्टर्ड लोग होंगे वो प्रोवाइड कर सकते हैं 2A के ऊपर। जो ये कह रहे हैं कि 4(2) के ऊपर काउंसिल ने उसके तहत स्कोप ऑफ प्रैक्टिस प्रेस्क्राइब करना और उस स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के मुताबिक उसके जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है उसके मुताबिक वो काम करेंगे। और रही बात ये जो कह रहे हैं कि हेल्थ केयर कमीशन हमारी सेक्शन 27 और 28, लेकिन नकवी साहब ये एक सवाल आज इन्होंने उठाया जी कि हम इतने पढ़ के लिख के आते हैं, पता नहीं FSC मैट्रिक और पाकिस्तान के जो वो आला इंस्टीट्यूट से ऊपर हमारे हाई मेरिट्स होते हैं, तो आप उस तरह आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है आपके लाइड हेल्थ प्रोफेशनल की, तो फिर कैसे आपको इजाजत दे दी जाए? ये इन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। मियां साहब मेरी बात सुन ले, इनकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन लेवल तक, हमारी क्वालिफिकेशन है PhD लेवल तक। अब मुझे बताएं ग्रेजुएशन PhD को सुपरवाइज करेगा, ये कैसा हो सकता है? नहीं, लेकिन PhD फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। PhD पूछे इनसे, PhD कर सकता है, ये MS वाला कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ये 16 साल की 20 साल की एजुकेशन। नहीं, अब आप उर्दू वाला PhD भी तो डॉक्टर लिखता है ना, जिसने उर्दू में PhD की है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर।
हमारी 30 आपके अपने इसमें डिसिप्लिन में आप कह रहे हैं कि जो पीएचडी होती है हमारे देखे 30 डिसिप्लिन पे इससे हमारे बीएस ऑनर है नहीं, इसमें जो एमबीबीएस के मुख्तलिफ सब्जेक्ट होते हैं, कोर्स जो होता है सिलेबस, वो शामिल है आप में या आपके इस डिग्री प्रोग्राम में? मेरी बात सुनिए, जो हमारा इनको भी रेगुलेट करता है एचईसी, और हमारी क्वालिफिकेशन को भी एचईसी रेगुलेट करता है, ठीक है जी। तो मियां साहब एक मिनट आ रहा हूँ आपकी तरफ, आप अपना जवाब तैयार रखें, सवाल जो करना है मैं नकवी साहब का जवाब लेके आपकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए जी, जो हमारा एचईसी है वो तमाम प्रोफेशन की एजुकेशन को रेगुलेट करता है, सीधी सी बात है। और अभी रिसेंटली उन्होंने हमारे 10 जो कैरिकुलम थे एचईसी ने रिकॉग्नाइज किए हैं, नोटिफाइड किए हैं, स्टैंडर्डाइज किया तमाम ऑल ओवर पाकिस्तान। अगर वो चीजें सारी एक अम्ब्रेले के नीचे एक फॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक काउंसिल काम कर रही है, और ठीक है। लेकिन असद अब्बास नकवी साहब, सारी बातें एक तरफ, आपकी बात हम मानते हैं कि जी आपने काउंसिल बना ली, रेगुलेट करेंगे, आगे से आप आला क्वालिफिकेशन इसको इन्हांस भी करेंगे, डिस्पेंसर और दीगर मुख्तलिफ डिप्लोमे खत्म भी करेंगे, लेकिन आपके ही कुछ जो है वो दोस्त भरपूर मुखालफत कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, कोई इजाजत नहीं है। मियां साहब देखिए, मैं किसी के ऊपर बात नहीं करूंगा, बेसिकली यह है कि जिनको नॉलेज ना हो, उनको आधार नहीं है कि ये चीजें अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है, वो बातें करते हैं पैरामेडिक्स की। क्या उनको काउंसिल पसंद नहीं है? काउंसिल या काउंसिल के फैसले उनको पसंद नहीं है जो ये कल एतराज कर रहे थे कि ये बिल्कुल जो आपने बातें की वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है? किसी के जाती अगर मैं बात करूंगा तो बात दूर चली जाएगी, किसी के जात पे मैं बात नहीं कर रहा। बेसिकली यह है कि कुछ लोगों को जैसी होती है वो जैसी अपनी का इजहार करते हैं और कोई ऐसा इशू नहीं। जी साथ ही रहिएगा, बिल्कुल नकवी साहब साथ रहना आपने। डॉक्टर हसन बलोच साहब, क्या खुल के बात कर लें, आप क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मियां साहब, हमें क्या जैलिसी होनी है? हमने 5 साल एमबीबीएस किया है। मेरी एक बात बहुत क्लियर सुन लें मियां साहब। जी 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 ठीक है। एक बात बहुत क्लियर सुन लें। एमफिल ये कह रहे हैं हमारे पास एमफिल और पीएचडी होता है, हमारे पास भी एमफिल और पीएचडी होता है, लेकिन वो नॉन क्लिनिकल जो चीजें होती है, नॉन क्लिनिकल टीचिंग जो साइड होती है वो लोग करते हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री में एमफिल और पीएचडी होता है। हमारे यहाँ क्लिनिकल के अंदर एमडीएमएस होता है और एफसीपीएस होता है, और एफसीपीएस और एमडीएमएस आपको पता है कि उसका पहले पार्ट 1 का एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद आईएम का एग्जाम पास करना होता है, उसके बाद पार्ट 2 का एग्जाम पास करना होता है। लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं पार्ट 2 एग्जाम पास करते हैं, और तब जाके वो कंसल्टेंट लेवल पे बनते हैं, और तब जाके वो इस अहल होते हैं कि वो स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस कर पाए। और ये कहते हैं कि स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस हम बगैर कुछ किए बीएस करके, क्योंकि हम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड हैं, क्योंकि हम एचईसी से पढ़े हुए हैं, एचईसी से तो बीए वाले भी पढ़े हुए हैं, एमए वाले भी पढ़े हुए हैं, वो इक्वल थोड़ा हो जाएंगे। इस तरह नहीं होता। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो होता है वो ऑप्टोमेट्री वाले हैं या जो जितने भी हम इनका एहतराम करते हैं, हमें इससे मसला नहीं है, लेकिन एस्थेटिक्स वाले हैं इस तरह हम मसला क्या है? आप कह रहे मसला भी नहीं है, मसला भी है। देखिए एहतराम करते हैं, लेकिन मसला ये है कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है वो ये अंडर द अम्ब्रेला। अलाइड का मतलब क्या है? अलाइड का मतलब यही है कि आप अंडर द अम्ब्रेला, अंडर द डॉक्टर काम करते हैं, आप डॉक्टर की सुपरविजन में काम करते हैं, आप एक टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, आप एक असिस्टेंट होते हैं उनके। ये नहीं है कि आप बैठ के कहें जी हम खुद सारा कुछ इख्तियार दे दें और हम कंसल्टेंट लेवल के बन जाएंगे। मतलब एक बीएस ऑप्टोमेट्री कह दे मैं नहीं, आप उन्होंने एक काउंसिल बना ली है और अपने आप को रेगुलेट करने लगे हैं, तो आपको फिर भी इतराज हो गया है। देखें, काउंसिल जरूर होने चाहिए, रेगुलेशन भी जरूर होने चाहिए और स्ट्रिक्टली रेगुलेशन होने चाहिए। नहीं, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर हजारों ऐसे लोग हैं कि जो कि जाली डिस्पेंसर रखने वाले हैं, डिप्लोमा रखने वाले हैं, और वो उनका भी कला कमा होगा, क्योंकि अब मेरिट पे काम होगा, यानी कि हर एक की तस्दीक होगी, वेरिफिकेशन होगी। तो आपको नहीं लगता कि तायत खत्म होगी या बढ़ जाएगी?
नहीं देखिए, हम तो एक जरूर चाहेंगे कि डिस्पेंसर्स का या जो इनकी जितने भी अलाइड प्रोफेशनल्स हैं, डीपीटी वगैरह, एमएलटी, इन सब का अपना इनका लाइसेंसिंग एग्जाम होना चाहिए, इनका अपना लाइसेंसिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि ये लोग रेगुलेट हो सके। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इनको स्कोप ऑफ प्रैक्टिस दिया जाए और खास तौर पर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस दिया जाए। एक प्रैक्टिस होती है जो कि आप अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर करते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होती है जो आप खुद से करते हैं। उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए कि सूरत दी। और हम इस पर जो इनके अपने एक्ट में ये लिखा हुआ है, अगर ये कोई इस तरह का रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर कुछ इस तरह के तब्दीलियां लाएंगे जो कि इनके एक्ट की कंट्राडिक्शन होगी या हमारे पीएमडीसी के एक्ट की कंट्राडिक्शन होगी कि कौन लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है, तो फिर हम जरूर जो है वो अदालत का दबाव दिखर कटाएंगे और हुकूमती ऐवानों में भी बात करेंगे कि आप किस तरह के लोगों को किस किस तरह के इख्तियारात दे रहे हैं। हसन बलोच साहब, आज तक तो आप अपनी पीएमडीसी का इलेक्शन तो करा नहीं सके, आवाज क्या उठानी है आपने? लाइट हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल जो है वो बन चुकी है और कौमी असम्बली से एक्ट पास हो चुका है। आप अभी कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे दरवाजा खटकाएंगे। जब मैंने खबर ब्रेक कर दी, मैंने प्रोग्राम कर दिया इसके ऊपर, उसके बाद आप खड़े हो गए, उससे पहले तो आप खामोश थे। मेरे साहब ये स्कोप ऑफ प्रैक्टिस जो है ये अभी इन्होंने रिसेंटली, कोई आपको पता ही है कि 10 दिन पहले इन्होंने अपने एक्ट तो चलो जब मंजूर हो गया था, हमने कहा चले ये रेगुलाइज कर रहे हैं चीजों को, ये लोगों को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, शायद इस प्रैक्टिस को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, शायद पेशेंट सेफ्टी को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। लेकिन ये स्ट्रीमलाइन करने के बजाय अपने जो हुदूद हैं उनसे तजावुज करते हुए ये वो काम कर रहे हैं कि जो आप कह सकते हैं कि हम लीगलाइज क्वैकरी है, कि आप एक क्वैक को जो कि जिसको डिस्पेंसर है, जो कि आप उसको कि ये लीगलाइज कर रहे हैं कि वो खुद से बैठ के प्रैक्टिस करे और खुद से इमरजेंसी भी डील कर ले। जवाब देने प्रोग्राम का टाइम कम है जी। असद बास नकवी साहब क्या कहेंगे? टाइम कम है, आप एंड पर क्या कहना चाहते हैं? सर गुजारिश ये है कि इनकी जो है ना सारी बातें इन्होंने अपने क्लिनिक्स को क्वैक्स रखे हुए हैं। जब मैंने मेरी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर वहां जाएंगे ना, इनको 50-50 लाख रुपया जुर्माना होगा ना, तो फिर इनको समझ लग जाएगी हम अपने क्वालिफाइड पर्सन को रेगुलेट कर रहे हैं और कोई नहीं बात। बेसिकली इनके दुम पे पैर आ रहा है और कोई ऐसी चीजें नहीं है। इन्होंने इनके क्लिनिक चेक कर ले, सारे इनके क्लिनिकों पे क्वैक्स काम कर रहे हैं, नॉन क्वालिफाइड काम कर रहे हैं। अगर हम अपने क्वालिफाइड पर्सन को रेगुलेट कर रहे हैं तो इनको क्या मुसीबत पड़ी हुई है? और उनको उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक हम उनको डोमेन पे इजाजत दे रहे हैं। जी बिल्कुल। हसन बलोच साहब क्या कहेंगे? रेगुलेशन में 20 सेकंड में कह दें। 20 सेकंड है जी जी। रेगुलेट किया जाना चाहिए, इनको बिल्कुल लाइसेंसिंग भी दी जानी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस बार आप तो आप देखते हैं क्या बनता है इस पूरे मामले के ऊपर। प्रोफेशनल लोग काम करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर असद बास साहब, टाइम खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन बलोच साहब, आपका शुक्रिया। असद बास नकवी साहब आपका शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद थे जनाब राव आलमगीरी साहब, पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। तो बात यह है कि हमने मुसलसल इसके ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश की और लाइट हेल्थ काउंसिल बनी, उसके बाद यकीनन जो है वो प्रैक्टिस ऑफ स्कोप जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसमें तो लिखा हुआ है। अगर जाहिर है वो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो जारी हुए हैं तो वो काउंसिल की पहली या जो भी मीटिंग हुई है उसमें जारी किए गए हैं, उसके ऊपर लिखा गया है। तो अब देखते हैं कि इनको लाइट हेल्थ काउंसिल के अंदर आने वाले जो है वो डिस्पेंसर टेक्नोलॉजिस्ट को कितना प्रैक्टिस ऑफ स्कोप मिलता है। वो तो कहते हैं जी हम बगैर डॉक्टर के काम कर सकते हैं। नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।